आवाज क्यों नहीं आ रही है आपको, मुझे पता नहीं है। जितने भी फार्म डीएसएस के किसान हैं उनके गार्डन अलग ही दिखना चाहिए। मैं आपको कोई कंसल्टेंसी नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको कंसल्टेंट बना रहा हूँ, ये आपको याद आ रहा होगा। कोई भी आके अगर आपको कुछ बोलेगा तो आप तुरंत अभी बोलना चालू करेंगे, नहीं नहीं वो सेंटर ओपन होना चाहिए, अंदर सनलाइट जाना चाहिए, जिस पत्ते के ऊपर सूर्य प्रकाश जाता है वहां से फूल निकलता है, जिस पत्ते के ऊपर सूर्य प्रकाश जाता है उसको फंगल इन्फेक्शन नहीं आता है। तो ये सभी चीजें और खुद करिए, ये कुछ कुछ पौधों को खुद करिए ताकि आपको और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वाटर शूट जब आएगा तब निकलना है विशाल जी, ऐसे नहीं कि एक ही सभी दिन पे कुछ कुछ पौधों को आता ही नहीं है, जब दिखेगा तब निकलना है। शॉपिंग करने के लिए जाओगे तो देख लेना वहीं पे है या और नहीं है वाटर शूट। बिल्कुल बिल्कुल सिद्धू जी, ये वीडियो हमेशा देखना है। रघु जी, वाटर शूट अगर आपको नहीं चाहिए तो पानी कम देना है, और जो वाटर शूट आप निकालेंगे उसका कोई भी पोर्शन वहीं पे नहीं छोड़ना है। पोर्शन अगर आप वहीं पे छोड़ेंगे तो उसको वाटर शूट आ जाता है। तो बहुत सारे लोग वहीं पे कपड़ा बांधने को बोलते हैं, बारिश के सीजन में वो कपड़ा मॉइस्चर पकड़ेगा और विल्ट आपका बढ़ेगा, नहीं करना है वो। राजेंद्र जी उनको ही पूछो ना, मुझे क्यों बोलने को लगाते हैं। छोटा किसान है, स्टोरेज उसको स्ट्रक्चर कर सकता है, हाथ से स्प्रे कर सकता है, उनके लिए ठीक है। कुणाल काटे जी, फर्स्ट प्रूनिंग आपका होगा 6 मंथ पे, नीचे से जो भी ब्रांचेस आना है और सेंटर ओपन करना है। शशिकांत जी यस, 6 इंच के बाद कट करना है मेन स्टेम भी, ताकि वो ऐसा पौधा आपका बनेगा। बिल्कुल मनोज देवकर जी, नहीं लगेगा, इतना आसान है, जो मैंने बोला वैसे आपको करना है। अपने एक किसान है गोरख गांगुर्डे करके, मालेगांव से, लड़की करके गांव है उनका, उन्होंने प्लॉट डेवलप किया, अभी हार्वेस्टिंग के स्टेज में है, 15-20 दिन में हार्वेस्टिंग होगा। मैं तो बोलता हूँ हर एक किसान में जाके देखना चाहिए कि कैसे ट्रेनिंग प्रूनिंग करके। पुराने किसान थे, 20 साल से अनार की खेती करते थे, लेकिन ये पता नहीं था, अभी पता चला। इतना सुरेख प्लॉट उन्होंने तैयार किया है कि बस। हाँ जी, ग्रुप पे डालिए, मैं उधर नंबर भेज देता हूँ आपको उनका, लेकिन ज्यादा परेशान नहीं करना। अगर उधर गए तो अपॉइंटमेंट लेके बोलना कि आप है क्या, हम आ रहे हैं करके, नहीं तो फोन पे आपने कैसे किया था, क्या कर, उनको भी काम होता है, किसान है वो। वाटर शूट हाथ से निकालना, जब तक सफेद है तब तक हाथ से निकालना। ग्रीन होगा तो आपको सिकेटर लगेगी, कैंची लगेगी, लेकिन उसका पोर्शन रहेगा, पोर्शन रहेगा तो वापस आएगा। सिंगल स्टेम आधा फीट आपका होना चाहिए सुदर्शन जी। राम प्रताप जी होगी दिक्कत।
प्लास्टिक कवर नहीं लगा सकते आप। जी जी जी। गोकुल गायकवाड़ जी अभी कुछ नहीं कर सकते, 3 स्टेम है, 3 स्टेम भी अच्छे है, उसको रखिए। मारुति जी आप भी नहीं कर सकते। मोतीराम जी बराबर बोले आप, सिंगल स्टेम बढ़िया। शंकर जी 15 दिन में वो आता है शूट, इसीलिए करना है आपको ये। यस नितिन जी, जमीन की तरफ जो फुहारी ब्रांचेस उसको निकलना है, वाटर शूट खींच के निकालना है, लेकिन जब छोटे होते हैं सफेद होते हैं तब, बड़ा करेंगे तो ज्यादा छिलका निकालेगा। बिल्कुल पोर्शन नहीं रहना चाहिए बापूजी, वो मैं बोल रहा हूँ आपको। अगर पोर्शन रखोगे तो वहां पे वाटर शूट वापस आ जाते हैं। सेंटर ओपन कैसे करना है, जो भी शूट आते हैं ऐसे ब्रांचेस गई है उसको निकालना है, सेंटर ओपन हो जाएगा। शुरू में ही करना है आपको ये। मेरे हिसाब से अगर बोर से आप जाओगे तो कोई पौधा आपका नहीं गिरेगा। शुभम जी अभी जो पुराने है उसके जो वाटर शूट आ रहे हैं अभी आप उसको कुछ नहीं कर सकते। छगन जी जिधर खींचने के बाद वो टूट जाता है उधर खींचना है आपको। सुनील राजपूत जी पानी कम देना है। मारुति जी जो जमीन की तरफ फांदी जा रही है जहां से वो निकली वहां से आपको कट करना है, झालर नहीं मारना है। મને બધું કેમ મોપડથી વે નહીં નાખતો પછી આટલું માલ તો આવે संदीप जी दिखती है छोटी मोटी ब्रांचेस कौन सी है, हाँ स्ट्रॉन्ग कौन बताइए सी है वो दिखती है ना, जो सबसे मोटी है लंबी है उसको रखना है। बिल्कुल अक्षय जी जरूरी नहीं है। पुष्कराज बोरसे जी आपका जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा है कि आपने बोला कि ये जो स्टेम है उसको बेंड कर सकते हैं क्या, ऐसे खींच के बांध सकते हैं क्या, लेकिन अपना जो ह्यूमिड कंडीशन है ना उसमें जहां से बेंड होता है वहां से बहुत ज्यादा वाटर शूट आ जाते हैं। जो बिल्कुल ड्राई कंडीशन है वहां पे चलेगा, लेकिन जहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट है और ह्यूमिड कंडीशन में बारिश के सीजन में वहां पे बहुत ज्यादा शूट आ जाते हैं, तो जख्म हो जाती है। वाटर शूट पहले दिन से ही निकालनी पड़ेगी बराबर, ठीक है। तो वाटर शूट पहले 21 दिन पे जाके देखना आया है क्या, जब तक सफेद कलर का है बिल्कुल टेंडर निकाल देना है। अंदर अगर वाटर शूट आ रहे हैं उसको भी निकालना है, सेंटर ओपन रखना है और नीचे की तरफ जाने वाले जो ब्रांचेस है ये आपको निकालना है 6 महीने में और 12 महीने पे। क्लियर? हाँ बिल्कुल
प्रभु जी, वो जो बूटी का आया हुआ है ना, वही स्टेम आपका बनेगा। ओके, चलिए, अभी आपका पौधा बढ़ रहा है और अभी 6 महीने का 12 महीने का बन रहा है। तो जैसे जैसे पौधा बढ़ेगा वैसे वैसे रूट डेवलपमेंट भी उसकी वैसे होनी चाहिए, तो स्टेम भी तो बढ़ना चाहिए। तो अभी 6 महीने में और 12वें महीने पे आपको बेसल डोज देना है। जो ट्रैक्टर माउंटेड कटर होते हैं उसी से आप ऐसी गली कर सकते हो या फिर लेबर से गली कर सकते हो। और जो भी आपका बढ़िया डिकम्पोज्ड गोबर खाद है वो ब्लैक कलर का यहाँ पे डाला हुआ दिखाई दे रहा है, देख लीजिए, इस प्रकार का उसके अंदर डालना है। केमिकल भी उसके अंदर डालना है, ऐसे ऊपर दिख रहा है, देख लीजिए, पॉलीसल्फेट। और फिर इसको रोटावेटर से आपको मिक्स करना है, साइड रोटावेटर आता है उससे। और बीच में आपको रोटावेटर कल्टीवेटर करना है, यहीं पे दिख रहा है। और फिर ये बेड राइजर है, उसी से मिट्टी लगाना है। पहले दिन आपका बेड मुझे यहाँ पे जगह मिल रही है इसलिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। पहले दिन आपका जिस दिन बेड किया आपने, ये 2 फीट का था और 9 इंच का था। इस प्रकार से आपका बेड था, हाइट उसकी 9 इंच थी और उसका जो टॉप था ये 2 फीट का था, जो मैंने आपको बोला था। फिर आपको 6वें महीने पे फर्टिलाइजर डालना है यहाँ पे। और ये जो मिट्टी है दोनों बाजू में डालना है। और ये जो मिट्टी है ये मिट्टी लूज करके आपको इस फर्टिलाइजर को लेके जाके लगानी है। बीच की मिट्टी आपकी जाएगी ये बाजू में। फिर जब 12वें महीने का हो जाएगा वापस आपको गोबर खाद यहीं पे डालना है, गली करके डालिए, इस प्रकार से डालना है। और वापस आपको ये बेड़ को मिट्टी लगानी है, इस प्रकार से। इस प्रकार से मिट्टी लगानी है। और ये आपका पौधा ऐसा ग्रो करेगा और इसके जड़ इस प्रकार से ग्रो करेंगे। और वैसे वैसे आपकी लेटरल दूर दूर चली जाएगी और लास्ट में लेटरल यहाँ पे आएगी। और ये पूरा मटेरियल ऑर्गेनिक भरा हुआ जगह हमेशा के लिए आपके पौधे को मिलेगी। ये काम करना है आपको यहाँ पे। इसके नीचे जहां पे पौधा है वहीं पे बिल्कुल ऑर्गेनिक भरा हुआ है, आपने ऑर्गेनिक भरा हुआ है। और फिर आपका बेड बनेगा 6 फीट का और सेंटर में रहेगा पौधा। लैटरल रहेगी 1 फीट अंदर, पौधे से 2 फीट बाहर। क्लियर? क्या क्या देना है? गायत्री संजीवनी कंपोस्ट आपको देना है 30 किलो 6वें महीने में और 12 महीने पे 40 किलो। अर्गो स्ट्रॉन्ग 1 kg या ग्रीन हार्वेस्ट स्पेशल 1 kg। उसके बाद वर्मी कंपोस्ट 2 kg 3 kg कम से कम। और डीएपी पॉलीसल्फेट डालना है तो 200 ग्राम 250 ग्राम 300 ग्राम 500 ग्राम। 10-26-26 डालना है तो 200 ग्राम 300 ग्राम। और 11 मिलो कॉम्प्लेक्स डालना है तो 200 ग्राम 300 ग्राम। इस प्रकार से आपको 12th महीने पे और 6 महीने पे ये 2 बेसल डोज बाजू में डाल के मिक्स करके मिट्टी चढ़ानी है और बेड को बड़ा करना है। बेड को बड़ा करना है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ है तो लिखिए क्लियर करके, लिखिए क्लियर करके।
डीएपी गायत्री संजीवनी वर्मी कंपोस्ट लगी बदलाव गायत्री संजीवनी वर्मी कंपोस्ट डीएपी બે वर्मी कंपोस्ट पाउडर कितना होगा डीएपी 200 ग्राम 800 ग्राम 300 ग्राम ने 500 ग्राम चलिए, थैंक यू। બે आगे 15 मिनट लगते हैं 15 मिनट जिसको नोट करके लेना है वो नोट करके ले लीजिए प्लीज। वर्मी कंपोस्ट ऑर्गेनिक 200 ग्राम 300 वैसे भी आपके एप्लीकेशन में आ ही जाएगा, तो भी लिखना है तो लिख लीजिए। वर्कबुक है। बेसल डोज कब से चालू करना है? 6 महीने 12 महीने। सुनील जी, अगर कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा है तो डीएपी नहीं इस्तेमाल करना। टॉपिक लिया हुआ है ऑलरेडी सॉइल सिलेक्शन में। पॉलीसल्फेट एडिशन 5 अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक अपना है न्यूट्रिशन का। 6 फीट का होगा 12वें महीने पे कुणाल जी। 6वें महीने पे 3.5 फीट का होता है। अभी जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। यही एक टॉपिक है जो थोड़ा सा टेक्निकल है। न्यूट्रिशन की जरूरत क्या होती है, किसके लिए न्यूट्रिशन देना है, कॉम्पेटेबिलिटी क्या होती है, एंटागोनिज्म क्या होता है, किस प्रकार की फर्टिलाइजर लेना है, बायो फर्टिलाइजर यानी क्या, ये सब टॉपिक जो है, और फिर डोजेस, तो ये सभी टॉपिक अभी हम यहाँ से आगे लेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको फ्रेश होने के लिए 20 मिनट का ब्रेक देता हूँ। 20 मिनट का ब्रेक देता हूँ। अभी मेरे वॉच में हुए हैं 10:48। शार्प 11:10 पे अपन चालू करेंगे। 11:10 पे न्यूट्रिशन फ्रेश होके बढ़िया हवा में जाके आपको आना है और बैठना है ये टॉपिक को। ठीक है, चाय लेके बैठिए ताकि थोड़ा सा दिमाग खाने वाला टॉपिक ऐसा पकड़ लीजिए थोड़ी देर। ठीक है, तो ये करना है, आप फ्रेश हो जाइए। जो फर्टिलिटी है उसको बढ़ाना वो भी इंपॉर्टेंट है। किस लिए चाहिए होते हैं ये सभी न्यूट्रिएंट? रूट डेवलपमेंट के लिए, जो तना है ब्रांचेस है उसके डेवलपमेंट के लिए, पत्ते के डेवलपमेंट के लिए, फूल लाने के लिए, और अच्छा क्वालिटी का फल बनने के लिए। अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग न्यूट्रिएंट कम या ज्यादा मात्रा में चाहिए, लेकिन सभी न्यूट्रिएंट पौधा लगाने से पौधा उखाड़ने तक चाहिए। सिर्फ उसकी मात्रा कम ज्यादा होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि आज के तारीख में पोटैश को बिल्कुल बंद करके रख दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पोटैश चाहिए, आज भी चाहिए, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम होगी। फिर ये जो मिट्टी से न्यूट्रिएंट हम देते हैं और हवा और पानी से न्यूट्रिएंट उसको मिलते हैं, उसमें एनपीके जिसे हम मुख्य न्यूट्रिएंट बोलते हैं, नत्रस, पूरक, पालाश,
सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और माइक्रो न्यूट्रिएंट जिंक, फेरस, कॉपर, मैंगनीज, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ये। और जो हम देते नहीं है लेकिन नेचर से पौधे को मिल जाता है, वो है आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है, हवा से ऑक्सीजन मिलता है, पानी से हाइड्रोजन मिलता है। और जो सप्लीमेंट न्यूट्रिएंट होते हैं जिसके अंदर सोडियम है, निकेल है, सिलिकॉन है, कोबाल्ट है, ये न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट है, जरूरी नहीं है, लेकिन देंगे तो वो आपको कुछ तो भी तो फायदा देंगे, कुछ तभी तो फायदा देंगे। अभी एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आपको हमेशा क्वांटिटी देंगे, और वो क्वांटिटी का क्वालिटी माइक्रोन्यूट्रिएंट देंगे। डिजीज रेजिस्टेंस मैकेनिज्म माइक्रोन्यूट्रिएंट देंगे। जब अवेना न्यूट्रीमिक्स मार्केट में आया और सभी किसान जो अवेना न्यूट्रीमिक्स इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने एक ही बोला कि सर जैसे अवेना न्यूट्रीमिक्स चालू किया, डिजीज प्रेशर बहुत कम हुआ, बीमारी आना बहुत कम हुआ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 4 माइक्रोन्यूट्रिएंट है, 2 सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है, कंटिन्यूअस देते हैं, पत्ते डार्क ग्रीन कलर के होते हैं, फोटोसिंथेसिस बढ़ता है। ये सब रीजन वहीं पे हो गए। फिर अभी न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी क्यों आती है? न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी क्यों आती है, ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। जब तक हमें ये पता नहीं कि न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी क्यों आती है, तब तक हम डिफिशियंसी दिखने के बाद सिर्फ न्यूट्रिएंट ही देंगे, फर्टिलाइजर का ही इस्तेमाल करेंगे, बाकी क्रॉस चेक करेंगे ही नहीं। बहुत सारे फसल में आपको कोई डिफिशियंसी दिख गई और आपने वो फर्टिलाइजर लेके डाला, तो भी आपके पौधे में कुछ भी चेंज नहीं मिला, आपने देखा होगा। और कुछ लोग उसको भी ये बोलते हैं कि नहीं नहीं, वो सल्फर की डिफिशियंसी नहीं थी, वो नाइट्रोजन की थी, अभी आप नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर डाल दीजिए करके, उससे भी नहीं है। तो रीजन कुछ अलग होगा डिफिशियंसी आने का। सबसे पहले जिस मिट्टी का कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कम होता है, जिस मिट्टी में न्यूट्रिएंट लीच आउट होते हैं, मुरुम वाली मिट्टी होगी या सैंडी सॉइल होगी, ऐसे मिट्टी में पानी सीधा नीचे चला जाता है, और न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी जिसको कैटायन अपन बोलते हैं, जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी टॉपिक में हमने देखा हुआ है, ये कम होता है। और कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कम है तो न्यूट्रिएंट लीच आउट हो जाते हैं, अगर हमने डाला भी तो भी डिफिशियंसी आएगी। ये जो न्यूट्रिएंट हम देते हैं, ये न्यूट्रिएंट अवेलेबल करने का काम माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। वहीं पे हमेशा डिकम्पोजिशन रूट जोन में करने का काम माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। उनके लिए फूड ऑर्गेनिक कार्बन चाहिए, लेकिन जिस मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन बहुत कम होता है, वहां पे न्यूट्रिएंट डालने के बाद भी डिफिशियंसी आती है, कमतरता आती है। हर एक न्यूट्रिएंट को पानी में घुलने के लिए एक पीएच चाहिए। अगर अल्कलाइन पीएच है तो जो एसिडिक पानी में घुलने वाले न्यूट्रिएंट है, और जो एसिडिक सॉइल है वहां पे अल्कलाइन पानी में घुलने वाले न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं होते। बहुत ही ज्यादा एसिडिक सॉइल है, वहां पे आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम की डिफिशियंसी आएगी, सल्फर की डिफिशियंसी आएगी। बहुत ही अल्कलाइन सॉइल है, वहां पे आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट पे जिंक है, फेरस है, कॉपर है, मैंगनीज है, इसका डिफिशियंसी आएगा। देने के बाद भी
तो ये भी पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस मिट्टी में ज्यादा फॉस्फोरस है उस मिट्टी में डिफिशियंसी ज्यादा आएगी, जो न्यूट्रिएंट फॉस्फोरस के साथ में फिक्स हो जाते हैं। तो जैसे सॉइल टेस्ट रिपोर्ट आपके सामने आएगा तो आपको तुरंत पता चलना चाहिए कि यहाँ पे फॉस्फोरस इतना ज्यादा है, तो ये दिक्कत वाली बात है। ये जिंक को अवेलेबल नहीं होने देगा, ये कैल्शियम को अवेलेबल नहीं होने देगा, ये मैग्नीशियम को अवेलेबल होने नहीं देगा, ये फेरस को अवेलेबल नहीं होने देगा, मैंगनीज और कॉपर को अवेलेबल होने नहीं देगा। ये आपको पता होना चाहिए। और वही पे फॉस्फेटिक लेवल ज्यादा है और वापस अपन डीएपी या 10-26-26 या 0-52-34 या 0-60-20 डालते ही रहेंगे तो वापस और फॉस्फोरस की लेवल बढ़ेगी, फिक्सेशन के प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ेंगे और मिट्टी का पीएच भी बढ़ेगा। जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की लेवल बहुत ज्यादा होती है, पानी में अगर नाइट्रेट नाइट्रोजन है तो वो मिट्टी में भी आएगा, वहां पे आपको कॉपर है, पोटैश है, बोरॉन है, इनकी डिफिशियंसी दिखेगी नाइट्रोजन अगर ज्यादा है तो। ये भी आपको पता होना चाहिए। बारिश का सीजन है, बिजली चमक के बारिश आ रही है, नाइट्रिफिकेशन हो रही है, वो नाइट्रिफिकेशन में हवा से नाइट्रोजन पत्तों से पानी के थ्रू जा रहा है तो नाइट्रोजन बढ़ेगा, तो पोटैश की डिफिशियंसी आएगी। पोटैश दे रहे हो आप तो भी तो डिफिशियंसी आ रही है। ड्राई सॉइल कंडीशन, मिट्टी बहुत ही ड्राई है, पानी नहीं है, न्यूट्रिएंट घुलेगा कैसे, पानी से जाएगा कैसे? इरिगेशन का टॉपिक में हमने डिटेल में बात किया है इसके बारे में, कैसे जाए। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी लाने में और निकालने में। एग्जांपल मैं देता हूं, राजस्थान में सैंडी सॉइल है, प्लांटेशन उन्होंने किया है दिसंबर में, नवंबर में, और गर्मी चालू हुई है अप्रैल में। अप्रैल से लेके बारिश जब तक नहीं आती तब तक हर एक पत्ते के शूट पे आपको फेरस की डिफिशियंसी दिखेगी। और वो जो फेरस है, कितना भी ईडा चिलेटेड फेरस दीजिए, ईडीटी चिलेटेड फेरस दीजिए, एवेना न्यूट्रीमिक्स भी चालू है तो भी डिफिशियंसी फेरस की आएगी, क्योंकि एवेना न्यूट्रीमिक्स के साथ में भी फेरस है, तो भी तो उसकी डिफिशियंसी आएगी। क्योंकि हाई टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी, कितना भी डालिए पत्ते पीले ही निकलेंगे। बारिश होने के बाद, टेम्परेचर कम होने के बाद, ह्यूमिडिटी बढ़ने के बाद कुछ मत दीजिए, फेरस की डिफिशियंसी वैसी की वैसी चली जाती है। कैल्करस सॉइल मतलब जिसके अंदर कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, 8 न्यूट्रिएंट को अवेलेबल नहीं होने देता, और ये 8 न्यूट्रिएंट में आपका एनपीके भी है, एनपीके भी है। जहां जहां कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा है, शुगर केन जैसे क्रॉप पे भी पत्ते पीले नहीं सफेद कलर तक हो जाते हैं, सफेद कलर तक हो जाते हैं, क्योंकि ये कैल्शियम उसको अवेलेबल नहीं होने देता, फिक्स करके रखता है। फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, तो ग्रोथ नहीं होगी, डिफिशियंसी वहीं पे मिलेगी। जब आपके मिट्टी का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, तब आपके मिट्टी में माइक्रोबायल एक्टिविटी, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी है, केचुओं की एक्टिविटी है, रूट डेवलपमेंट है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी है, ये बढ़िया रहेगी। लेकिन टेम्परेचर जब 15 डिग्री से नीचे जाएगा या 25 डिग्री से ऊपर जाएगा, तब
आपके यहाँ पे न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, वहीं पे डिफिशियंसी आएगी। और कुछ मिट्टी ऐसी होती है कि कोई कोई न्यूट्रिएंट उसके अंदर बहुत ज्यादा होता है, एक ही न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा है, वहीं पे भी डिफिशियंसी आएगी। और आपको पता ही है, कितना भी डालो, जाना तो रूट से ही है। अगर वाटर लॉगिंग कंडीशन है, मिट्टी सपोर्ट नहीं कर रही है रूट डेवलपमेंट को, तो वहां पे भी डिफिशियंसी आएगी। निमेटोड्स है, कोई फंगल इन्फेक्शन है, कोई पिन होल बोरर है रूट्स के अंदर, स्टेम के अंदर, तो भी डिफिशियंसी आएगी। सिर्फ डाल के नहीं है, अवेलेबल भी तो होना चाहिए। वाटर लॉगिंग कंडीशन बन जाती है, पौधा पानी नहीं पिएगा सैचुरेशन से, ज्यादा रेनफॉल है, जो भी न्यूट्रिएंट डाले वो लीच आउट हो जाएंगे। हाई लेवल ऑफ बाइकार्बोनेट्स, पीएच बहुत ज्यादा होता है, जिसको एसिडिक पीएच चाहिए पानी में घुलने के लिए, वो न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं होंगे, कितना भी डाल दीजिए आप। अगर ये गलती होती थी कि डीएपी के साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट की बैग डाल दीजिए, एक साथ में अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट अपने डाल दिया तो उसका लेवल हायर लेवल पे जाता था और बाकी न्यूट्रिएंट को अवेलेबल नहीं होने देता था, फॉस्फोरस जैसे। बिना न्यूट्रीमिक्स आने के बाद उतनी ही क्वांटिटी अपन पूरे साल में हर एक पानी के साथ में थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं, तो इससे इंपैक्ट आएगा, वहीं पे डिफिशियंसी आएगी। इंटेंसिव एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा, ये क्रॉप हुआ, उसके बाद ये क्रॉप हुआ, उसके बाद ये क्रॉप हुआ, उसको रेस्ट भी तो चाहिए, मिट्टी को तपनी भी तो चाहिए। और इसी मतलब आपका पानी छाछ है या आपका पानी लस्सी है, जो भी मिट्टी में पानी जाता है, मिट्टी के अंदर के सॉल्ट है वो पानी में घुलते हैं, या जो भी वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर आप डाल रहे हो, या जो भी क्लियर। फिर ये नहीं है रीजन तो भी डिफिशियंसी है, तब जाके हमें डालना है, तब जाके डालना है। और उसमें हमारे पास तीन ऑप्शन है। पहला जो ऑप्शन है ये है ऑर्गेनिक, सेकेंड ऑप्शन है बायोलॉजिकल, और थर्ड ऑप्शन है केमिकल। पहले ये याद रखिए कि आपका जो मिट्टी है ये इजराइल के मिट्टी जैसा स्टराइल मिट्टी नहीं है कि जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। जब आप डालोगे तभी उसको मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फोन मत कर दे बेटी। आपकी मिट्टी जिस पत्थर से बनी है, आपकी मिट्टी जिस पत्थर से बनी है, वो पत्थर के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट है, ये न्यूट्रिएंट आपकी मिट्टी पानी में देगी, अगर वहां पे बायोलॉजिकल प्रोसेस चालू है तो। और बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए चाहिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो वो मिट्टी में जो है, या जो भी डीएपी जैसे फर्टिलाइजर आपने डाले हैं, बल्क फर्टिलाइजर, उसी से न्यूट्रिएंट पानी में घोल के आपके पौधे में जाएगा।
ऑर्गेनिक मटेरियल आप डालोगे, इसको डिकम्पोज करेगा आपका बायो फर्टिलाइजर। जब बायो फर्टिलाइजर वहीं पे ग्रो करेगा, वो अलग अलग ऑर्गेनिक एसिड तैयार करके वो न्यूट्रिएंट अगर आपकी मिट्टी में है तो उसको अवेलेबल करके पानी में घोल के जड़ों से पौधे में भेजेगा। और ये याद रखना, कोई भी न्यूट्रिएंट आपके मिट्टी से कभी भी खत्म नहीं होने वाला। लोग जो बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा खेती कर करके आपने न्यूट्रिएंट निकाल लिए हैं, ये झूठ है। वो हिसाब से जितने ऑर्गेनिक मटेरियल वहीं पे जाना चाहिए था, वो कम करते समय खत्म कर दिया। उसके कारण वो न्यूट्रिएंट अवेलेबल फॉर्म में नहीं आ रहे हैं। अदरवाइज बड़े बड़े जो पेड़ हैं, उसके यहाँ पे नीचे गड्ढे होने चाहिए थे, अगर उसने पूरे न्यूट्रिएंट खा लिए हैं तो। कोई भी पौधे को मिनरल न्यूट्रिएंट्स बहुत कम चाहिए होते हैं। सबसे ज्यादा चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सनलाइट। कोई भी पौधा इससे 94% से 96% खाना बनाता है। क्लियर? तो ये पानी में बहुत कम मात्रा में चाहिए, ज्यादा डालने के बाद बहुत अच्छा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और फिर आपको मिट्टी में जो नहीं है वो केमिकल फर्टिलाइजर आपको देना है। और वो देते समय उसके कुछ भी रेसिड्यू मिट्टी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप ड्रिपर के नीचे इसको डाल रहे हैं और ड्रिपर के नीचे ग्रेन्यूल फॉर्म में जाके डालोगे या वाटर सोल्यूबल जो ड्रिप से जाएगा उससे डालोगे, उसका रेसिड्यू अगर वहीं पे रहेगा तो ड्रिपर के नीचे की मिट्टी ये खराब करेगा। डालते समय ही ऐसे डालना है कि ये नहीं रहना चाहिए वहीं पे, वो पूरा का पूरा अवेलेबल होना चाहिए। पूरा का पूरा अवेलेबल होना चाहिए। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको किसी भी फसल में बढ़िया खेती करना है तो मैं कुछ थंब रूल आपको देता हूं। पहले वो क्रॉप के बारे में एक बजट फिक्स करिए कि मुझे न्यूट्रिएंट कितने रुपए के डालने हैं। अगर आपको 100 रुपीस के न्यूट्रिएंट डालना है तो ये 100 रुपीस आप 40 रुपीस, 20 रुपीस और 40 रुपीस ऐसे डिवाइड करिए। ये बजटिंग हुआ 100 रुपीस, परसेंटेज के लिए मैंने लिया। जो भी बजट है आपका 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, जो भी बजट उस फसल का, उसमें से 40% आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के ऊपर, 20% इन्वेस्टमेंट होना चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। तब जाके आपकी मिट्टी उपजाऊ रहेगी। और उपजाऊ मिट्टी में जो 40% बजट है आपका केमिकल का, वो डालने के बाद वो रेसिड्यू नहीं रहेगा, खत्म कर देंगे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और भेज देंगे आपके पौधे में, भेज देंगे आपके पौधे में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपके पास इस साल गोबर खाद डालने के लिए पैसे नहीं है
तो ये मानना चाहिए कि आपके पास केमिकल फर्टिलाइजर डालने के लिए भी पैसे नहीं है। या उल्टा, अगर आप 10,000 रुपए का केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हो तो आप 4,000 रुपए का ऑर्गेनिक डालिए, 2,000 रुपए का बायोलॉजिकल डालिए और 4,000 रुपए का केमिकल डालिए, आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। विदाउट ऑर्गेनिक, विदाउट बायोलॉजिकल, केमिकल अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आप 3 साल तक यील्ड ले सकते हो। 3 साल के बाद आपका यील्ड नहीं आएगा। आपके प्लॉट में बैक्टीरियल ब्लाइट, आपके प्लॉट में बाकी डिजीज, विल्ट सब कुछ आएगा, निमेटोड बहुत बढ़ेगा। क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ही है। अभी जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आप इस्तेमाल करोगे उसके लिए गायत्री संजीवनी कंपोस्ट द बेस्ट फॉर्मूला है, जिसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ काम जेसीबी करवा देता है, जेसीबी करवा देता है। जो कि मैंने कैसे बनाना है इसके ऊपर डिटेल में बात किया है। उसके बाद वर्मी कंपोस्ट घर पे करिए, और घर पे अगर नहीं होता है तो फिर बाहर से लेके आइए। और जो डी ऑयल्ड केक होती है, बिना ऑयल का, नीम केक होगा, करंज केक होगा, महुआ केक होगा, एरन केक होगा, या जो भी है, उसमें 2 प्रोडक्ट मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं। आर्गो स्ट्रॉन्ग, विजय एग्रो कंपनी है उनका, और दूसरा प्रोडक्ट है ग्रीन हार्वेस्ट स्पेशल। ग्रीन हार्वेस्ट स्पेशल ये प्रोडक्ट है। नेचर केयर कंपनी है सांगली विटा की। 13 प्रकार की केक इसके अंदर है, डिकम्पोज किया हुआ है, इनरिच किया हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अच्छा प्रोडक्ट है। उसके बाद जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं उसके अंदर सभी अजोटोबैक्टर है, पीएसबी है, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है, जिंक सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया है, कैल्शियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है। ये सभी जो बैक्टीरिया है, ये अमावस्या और पौर्णिमा का जो शेड्यूल आपका आएगा वो आपको इस्तेमाल करना है। एक साथ में मत इस्तेमाल करिए। अभी मुझे साइज चाहिए तो मुझे फास्फोरस देना है, ये मिथ है, ये झूठ है। मुझे हमेशा फास्फोरस को अवेलेबल करने के लिए मेरे मिट्टी में पीएसबी रखना है। इसीलिए मैंने 1 महीने का साइकिल, अमावस्या के दिन बायो फर्टिलाइजर और पौर्णिमा के दिन बायो पेस्टिसाइड। अमावस्या से पौर्णिमा तक चांद बड़ा हो जाता है। जितना चांद बड़ा उतना ज्यादा पानी पौधा पिएगा, क्योंकि समंदर में आपको पता है पूनम के दिन बढ़ती आती है। तो अगर आप अमावस्या के दिन बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करोगे तो ये बायो फर्टिलाइजर आपकी मिट्टी में बढ़ेंगे, और बढ़ते 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 ये सभी न्यूट्रिएंट को सोल्यूबल करके आपके पौधे में भेजेंगे। और पौर्णिमा के दिन अगर आपने बायो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया, बायो पेस्टिसाइड, तो ये बायो पेस्टिसाइड बढ़ेंगे अगले 14 दिन पूनम तक, पौर्णिमा तक, सॉरी अमावस्या तक। पौर्णिमा के दिन अपन डाल रहे हैं तो अमावस्या तक बढ़ेंगे, और अमावस्या के दिन आपके यहाँ पे हार्मफुल पैथोजन ज्यादा ग्रो करते हैं, डार्क नाइट होती है इसके कारण। तो यही अगर बढ़ेंगे बायो पेस्टिसाइड तो वो हार्मफुल को ग्रो नहीं होने देंगे। ये कंटिन्यूस एज अ कल्चर आपकी मिट्टी में हर अमावस्या और हर पौर्णिमा जाना चाहिए। किसी भी फसल में आप उसका इस्तेमाल करिए। और मैं एक चीज आपको बोलता हूं, इतना डिटेल में मैं क्यों बात कर रहा हूं ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल्स के ऊपर,
क्योंकि अगले 5 साल के बाद आपके सामने सबसे बड़ी समस्या आने वाली है विल्टिंग की। वो विल्टिंग बैक्टीरिया के कारण होगी, पौधे सूखेंगे आपके, अनार के ही नहीं बोल रहा हूं मैं, सभी फसल के, बैक्टीरिया के कारण, फंगस के कारण, निमेटोड के